वेलकम बैक दोस्तों, सोर्ड ऑफ कमिंग सीजन 2 एपिसोड 2 पार्ट 1। अगर आपने इसका पहले एपिसोड का फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा तो पहले उससे चेकआउट कर देना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, डाली एम्प्रेस चैंपियन को किसी भी हाल में मारना चाहती थी, इसलिए उसने 2 असासन को चैंपियन को खत्म करने के लिए भेज दिया। वे दोनों चैंपियन को ढूंढकर उस पर हमला कर देते, तभी लियांग वहां आकर चैंपियन को बचा लेते। दोनों असासन इस कारण नाराज हो जाते हैं। वे दोनों एक साथ लियांग पर हमला करते हैं, लेकिन लियांग को छू तक नहीं पाते और लियांग बड़े आसानी से उन्हें हरा देता है। चैंपियन उसे से पूछता आखिर तुम कौन हो? लियांग कहता है मैं हूँ लियांग। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग उसी सीन से होती है। लियांग कहता है मैं तुम्हारे पास उस हेयर पिन के लिए आया हूँ जो तुमने पहनी है। चैंपियन कहता है यह पिन तो एकदम नॉर्मल है, यह बस एक आम जेड से बनी है। लियांग हंसते हुए कहता है तुम इसके बारे में क्या ही जानते होंगे। चैंपियन कहता है तुम कौन हो और क्या तुम उस सभी को जानने दोगे? लियांग कहता है मान लेते हैं कि वह महज एक नॉर्मल सी चीज है और तुम्हारी भी नहीं है, और यह भी मान लेते हैं कि यह वह चीज है जिसे जियांग ने सालों तक संभाल कर रखा था। मुझे विश्वास नहीं होता कि इसमें कोई डीप सीक्रेट नहीं है। यह कहते हुए वह अपनी स्टिक से जमीन पर स्लेज अटैक करता है और आगे कहता है अगर हम एक कदम और पीछे हटे तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। लियांग चैंपियन की गर्दन पर स्टिक रखकर कहता है यह शायद किसी महान विरासत का प्रतीक हो सकता है। चैंपियन समझ गया कि वह हेयर पिन को लिए बगैर नहीं जाएगा। वह अपनी हेयर पिन को निकालने की एक्टिंग करते हुए सही मौके आने पर लियांग पर हमला करता है, लेकिन लियांग ठहरा एक पावरफुल कल्टीवेटर। वह सिर्फ एक कदम साइड होकर हमला डॉज कर लेता है और चैंपियन की बालों से हेयर पिन को बाहर निकाल लेता है। चैंपियन शौक रह जाता है। लियांग कहता है चैंपियन क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि इसे पहनना तुम्हारे लिए सही रहेगा? लियांग हेयर पिन को ध्यान से देखने के बाद चैंपियन से कहता है लो इसे वापस रख लो। चैंपियन धीरे से उस पिन को पकड़ता है। लियांग पिन पर अपनी पकड़ मजबूत करके कहते हैं आगे से ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। यह कहकर वह पिन को छोड़ देता है। लियांग आगे कहते हैं कोई भी बेजान चीज जान से ज्यादा कीमती नहीं होती। जिंदा रहना ही इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है, चाहे जो भी हो। जब तक तुम जिंदा हो तब तक उम्मीद है कि तुम मेरी इस बात को याद रखोगे। फ्यूचर में चाहे जो भी हो इस दुनिया पर भरोसा भूल कर भी मत करना। चैंपियन लियांग से पूछता है क्या तुम मास्टर जियांग को जानते हो? यह सुनकर लियांग अपने ख्यालों में चला जाता है। जब एक लड़का उसके पास आकर कहता है लियांग क्या तुम मुझे स्वॉर्ड चलाना सिखाओगे? सीनियर ब्रदर जुवो ने बस में मुझसे हारने पर मुझ पर हमला कर दिया। सीनियर ब्रदर कोई ने रोकने की एक्टिंग तो की, लेकिन मैंने साफ देखा कि उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी थी। लियांग उस लड़के को आंसू पोंछने के लिए रुमाल देता है। लियांग ख्यालों से बाहर आकर कहता है जियांग इस दुनिया से नाराज था, पर वह उसकी प्रॉब्लम है, तुम उसकी नकल मत करो। तुमने अभी इस दुनिया की अच्छाई और बुराई नहीं देखी है। वैसे भी मैं कोई पढ़ा लिखा विद्वान तो हूँ नहीं, और तुम भी अभी वैसे नहीं हो। लियांग एक चट्टान पर नाम लिखते हुए कहता है जानते हो तुमने जो चीज ले ली जिसे मैं अपनी जागीर समझता था, मैंने तो वह एक शब्द भी उकेर दिया, और जब मैं वापस आया तो वह सन्नाटा था। इसलिए अगर तुम वह 2-3 शब्द उकेरने की काबिलियत नहीं रखते तो मुझसे बचकर रहना। चैंपियन उसके उकेरे नाम को देखने लगता है। लियांग यह देखकर उसे नीचे गिरा देता है। चैंपियन को उसकी बात समझ नहीं आई। वह पूछते लियांग क्या तुम ऐसी बातें नहीं कर सकते जो मुझे समझ आए? लियांग हंसते हुए कहता है बिल्कुल, मेरा नाम आ लियांग है, काइंडनेस वाला लियांग। मैं एक स्वॉर्ड्समैन हूँ, बस इतना ही काफ़ी है। लियांग उसकी पीठ थपथपाते हुए कहते हैं मैं तुम्हें डाली की सीमा तक छोड़ दूंगा। फिर वह पहाड़ की टॉप पर खड़ा होकर कहता है मुझे विश्वास है कि तब तक वे बच्चे बिना किसी डर के अपनी पढ़ाई के लिए निकल सकेंगे, पर उसके बाद तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा। तुम उन्हें सुईशान्या अकेडमी तक ले जा पाते हो या नहीं, और डाली वापस लौट पाते हो या नहीं, यह सब तुम्हारी अपनी काबिलियत पर निर्भर करेगा। चैंपियन कहता है लियांग शुक्रिया, पहले मुझे लगा था कि तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो, पर अब मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। लियांग कहता है सिर्फ भरोसे से काम नहीं चलेगा। फिर वह हंसते हुए चैंपियन की कनपट्टी पर बजा देते हैं। चैंपियन सिर पकड़कर नीचे बैठ जाता है। लियांग उसके पास बैठकर कहता है बच्चे, फ्यूचर में जब तुम मेरे जैसे किसी महान योद्धा से मिलो तो तुम्हें उनका दिल से सम्मान करना चाहिए, समझिए? चैंपियन उसे से पूछता है लियांग तुम इतने ज़्यादा पावरफुल हो तो क्या तुम जूही को हरा सकते हो?
यह सुनकर लियांग का चेहरा अजीब हो जाता है। वह सर पकड़कर गहरी सांस लेता है, फिर कहते हैं, चेनपिंग, तुम उस समय के जांगयांग से भी ज्यादा परेशान करने वाले हो। सुबह का सीन दिखाया जाता है। ली हुआ पेड़ से उल्टा लटक कर लियांग से कहते हैं, लियांग, चेनपिंग ने कहा कल रात तुम अपनी पुरानी आदतों की वजह से पहाड़ पर गए थे ताकि तुम्हें साफ सफाई की चिंता न करनी पड़े। लियांग कहता है, चेनपिंग ने ऐसा कहा है ना। ली हुआ फिर से लियांग की मजे लेते हुए कहते हैं, लियांग, एक बात तो तुम में खास है, मेरी एक बड़ी बहन है, क्या तुम फ्यूचर में उससे मिलना चाहोगे? उसका नाम ली लियू है। लियांग धीरे से उसका कान पकड़ कर खींचने लगता है। ली हुआ दर्द में चिल्लाते हुए कहते हैं, भले ही उसका नाम सुनने में थोड़ा अजीब लगे और वो बहुत ज्यादा सुंदर है। लिन शुई और डोंग शुईजिन दोनों ही मेरी बहन के आगे चाय कंपनी है। लियांग ली हुआ के तोड़सी के अंदर जाकर कहते हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह लड़का इतने लंबे समय तक चला और उसके पैरों पर एक छाला तक नहीं पड़ा। ऐसा लगता है किसी ग्रेट मास्टर ने उसके शरीर को तराशा है। वह बाहर आकर ली हुआ से पूछते, ली हुआ, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? ली हुआ उसका जवाब दिए बगैर गुस्से में मुंह फुलाते हुए पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। लिन शुई लियांग के सवाल का जवाब देता है, उसके पिता का नाम लियर है। वह टाउन के एक मशहूर शराबी है। ली हुआ को अक्सर उनके पिता की वजह से लोगों के तानों का सामना करना पड़ता था। लियांग कहता है, छोटा खरगोश अपनी किस्मत से अनजान है। फिर वह वाइन का एक घूंट पीकर लिन शुई से कहता है, क्या हुआ? कुछ सोचने में लगे हो? एक घूंट पीना चाहोगे? यह कहकर वह अपनी वाइन की बोतल को उसकी तरफ फेंकते हैं। लिन शुई थोड़ी देर सोचने के बाद एक घूंट पी लेते हैं। वह एक घूंट और पीने वाला था, लेकिन लियांग उसे रोक कर कहता है, बिना ज्यादा पिए ही असली मजा आता है। यह कहकर वह उससे पास बैठ जाता है। तभी ली हुआ उसकी वाइन की बोतल पकड़कर कहता है, क्या चीज है? मुझे भी पीना है। लियांग बोतल खींचता है तो ली हुआ भी उसके साथ उसकी गोद में गिर जाता है। लियांग उसे दूर हटाकर कहता है, छोटे बच्चे, तेरे काम की चीज नहीं है। ली हुआ फिर से उठकर वाइन की बोतल छीनने की कोशिश करता है। बाओपिंग उठकर व्हाइट लूंग को घास खिलाते हुए कहती है, डरो मत, वह तुम्हें भूले नहीं है, बस थोड़ा बिजी है। जूलू गुस्से में कहती, चेनपिंग आखिर गया कहाँ? वह अभी तक वापस क्यों नहीं आया? हमारी मिस्ट्रेस को ही यह सब अकेले झेलना पड़ रहा है। यह कहकर वह गुस्से में फिर से लकड़ियां काटने लगती है। दूसरी तरफ नदी के किनारे जूही चेनपिंग को एक बेल देते हुए कहता है, यह हमारे एंसेस्टर्स का एक दिया गया अनमोल तोहफा है, डीमन सप्रेसिंग बेल। चेनपिंग उसे पकड़कर बजाता है, लेकिन उससे कोई आवाज नहीं निकलती। चेनपिंग हैरानी में पूछता है, यह बज क्यों नहीं रही है? जूही हंसते हुए कहता है, अरे ये उस समय बजती है जब आसपास कोई डीमन हो, अगर हर समय बजने लगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। चेनपिंग उनसे पूछते हैं, अंकल जो, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? जूही कहता है, चेनपिंग, सच कहूँ तो बानशान की घटना के कारण तुम्हारे और जुल्लू के बीच गलतफहमी हो गई है। उसे दिल पर मत लेना। भले ही हम ज्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन मिस बाओपिंग के प्रति हमारी वफादारी अटूट है। चेनपिंग कहता है, मैं समझता हूँ, आप लोगों के साथ होने से मुझे सुकून मिलता है। जूही उसके कंधे पर हाथ रखकर मन में कहता है, यह लड़का न केवल शरीर से मजबूत है बल्कि मन से भी शांत और चौकस है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इसने उस विशाल बानशांग भेड़िए का सामना किया। अगर मैं इसकी जगह होता तो शायद मुझमें इतनी हिम्मत ना होती। चेनपिंग उन्हें उनके ख्यालों से बाहर निकालते हैं। जूही चेनपिंग से कहते हैं, देखो चेनपिंग, यह कहकर वह पानी में चले जाते और कहते हैं, मार्शल आर्ट्स की दुनिया में बिना लाइफ एंड डेथ के स्ट्रगल के बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। यह कहते हुए वह चेनपिंग को एक टेक्निक परफॉर्म करके दिखा रहे थे। उनके हर पंच के शॉकवेव से पानी की लहरें ऊपर तक उछल रही थी। वह आगे कहता है, अगर तुम एक झटके में पीक पर नहीं पहुंचते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा और सक्सेस के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। यह कहकर वे हवा में जंप लगाकर कहते, चेनपिंग, तुम्हारा शरीर बहुत अच्छी तरह तैयार हुआ है। तुम उन अमीर घरानों के बेटों से कम नहीं हो जो पिल्स खा खाकर बड़े हुए हैं। यह कहकर वे जमीन पर एक किक करते हैं जिससे जमीन में दरारें पड़ जाती है। वह चेनपिंग से आगे कहते, तुम अभी क्ले रियलम में हो और जल्द ही मार्शल आर्ट के सेकंड रियलम वुड रियलम में पहुंच जाओगे। इस एकाग्रता और शक्ति को कभी बिखरने मत देना। इतना कहा ही था कि बेल बजने लगती है। जूही कहता है, हमें यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। हमें जनरल वांग को एम्प्रेस के साथ दिखाया जाता है। जनरल वांग वहाँ उन दोनों असासन की जांच कर रहे थे जिनको लियांग ने निपटा दिया था। जनरल वांग डाली एम्प्रेस से कहते, ये दोनों एक ही हमले में मारे गए, नसें पूरी तरह टूट गई है। डाली एम्प्रेस कहती है, पता नहीं फेंग शुई टेम्पल के लोग कब से इतने ज़्यादा ताकतवर हो गए। कोई भी अनजान व्यक्ति आकर लोगों को ऐसे खत्म करता है जैसे मुर्गियाँ काट रहा हो। वह अपने सर्वेंट से कहती है, यांग हुआ,
इनके नाम बताओ। मरने वालों का भी नाम होना चाहिए। सर्वेंट जिसका नाम यांग हुआ है कहती हूँ। ली हो मार्शल आर्ट के 7th लेवल का कल्टिवेटर। हु यंगलिंग लेवल 8 का कल्टिवेटर जो फ्लाइंग शॉट्स और ताविस्ट मंत्रों में माहिर है। इन दोनों ने 20 सालों में कभी हार नहीं मानी थी। इन्होंने एम्प्रेस के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी और हमारी डाली सिटी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। डाली एम्प्रेस कहती है, बहुत अच्छे। मुझे याद है कि दुन माउंटेन्स के वे ब्लैक और वाइट मोहरे जो 100 सालों से एक दूसरे से लड़ रहे हैं, न जाने अब उनका क्या हाल होगा। यांग हुआ कहती, सिर्फ एक ब्लैक और वाइट मोहरा ही बचा है। उन्होंने काउंटलेस पीपल्स को मौत के घाट उतारे। क्या हम अपनी सेना भेजकर उन्हें खत्म करते? डाली एम्प्रेस मना करते हुए कहती, नहीं, वे काम आ सकते हैं। यांग हुआ उनके लिए हमें भरती है। डाली एम्प्रेस मन में कहती, मैं देखना चाहती हूँ तुम में कितनी ताकत है। अगर मैं किसी को मारना चाहूँ तो दुनिया में कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। सीन शिफ्ट होता है। बाओपिंग चेनपिंग के पास जाकर कहती, मार्शल अंकल देखो बाहर बेम्बू फॉरेस्ट है, कितना ब्यूटीफुल है। चेनपिंग कहते हैं, हाँ बाओपिंग, लेकिन रात होने वाली है। भले ही वो ब्यूटीफुल हो, लेकिन रात के समय जाना ठीक नहीं रहेगा। तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। बाओपिंग हाँ मैं जवाब देकर चली जाती हूँ। चैंपिंग उसे से कहता है, जब हम दोबारा बेम्बू फॉरेस्ट से निकलेंगे तो मैं तुम्हारे लिए बेम्बू केस बना दूंगा। दूसरी तरफ ली हुआ नखरे दिखाते हुए कहते हैं, फिर से मछली का सूप। लियांग उसे से कहता है, नखरे दिखाना बंद करो, लड़की नहीं हो तुम। जो मिला उससे ही खा लो। बाओपिंग मन में खुद से कहते, बाओपिंग मार्शल अंकल हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। लियांग उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगते। रात हो जाती है, सभी लोग आराम कर रहे थे। चैनपिंग लियांग से कहता है, तुम वो वेइजी नहीं हो जिसे मास्टर वान ने बुलाया था, है ना? लियांग वाइन पीते हुए कहता है, उस आदमी को वाइन की रत्ती भर भी समझ नहीं है। वो भला मेरी तरह इतना बेपरवाह कैसे हो सकता है? मैंने उसे स्वॉर्डमैनशिप का एक बेहतरीन हुनर सिखाया था। वो लड़का अब अपनी कल्टीवेशन में बिजी है। यह वाइन की बोतल मेरी मेहनताना है, और जहाँ तक बात इस गधे की है, मैं इसकी देखभाल कर रहा हूँ। यह कहकर वह वाइन की बोतल चैनपिंग की तरफ फेंकता है। चैनपिंग उसे पकड़कर कहता है, एक वॉरियर को वाइन नहीं पीनी चाहिए। लियांग खड़े होते हुए कहते, अरे छोड़ो भी। वह वाइन की बोतल लेकर फिर से वाइन पीने लगता है। चैनपिंग कहता है, लियांग सच कहूँ तो मुझे डर है कि मैं इस सफ़र में अपना काम ठीक से नहीं कर पाऊंगा। लियांग उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते, तुम पहले से ही बहुत अच्छा कर रहे हो। इस पूरे रास्ते में तुम एक पल भी ठीक से नहीं सोए। पहरा देने के साथ साथ तुम अपने स्वॉर्ड्स भी तेज करते हो, गधे को खिलाते हो, हर किसी के सफ़र का हिसाब रखते हो और पहले से ही रास्तों की जांच करते हो। लियांग बैठकर आगे कहता है, यहाँ तक इन नखरेबाजों को खुश करना भी इम्पॉसिबल है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो पहले ही हार मान गया होता। लियांग सोते हुए कहता है, लेकिन तुम चैनपिंग अभी भी सिर्फ एक बच्चे ही हो। दोपहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ ली हुआ सोते हुए लियांग के मुंह पर पैर रख देता है। लियांग नींद से उठकर उसका पैर साइड करता है। दूसरी तरफ बाओपिंग भी उठ जाती है। चैनपिंग को यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं। तभी उसकी नज़र साइड में रखी एक बेम्बू केस पर पड़ती है। वो भागते हुए उसके पास जाती है, उसे अपने हाथों में उठाकर उसे गौर से देखने लगती है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह चैनपिंग के पास जाती है जो अपनी पंचेस टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था। बाओपिंग को देखकर वह रुक जाता है। बाओपिंग खुशी के मारे रोते हुए कहती, मार्शल अंकल आई एम सॉरी। वह चैनपिंग को गले लगाकर रोने लगती है। चैनपिंग उसे चुप कराते हुए कहते, रो मत, क्या हुआ? क्या ये अच्छी नहीं है? मैं सिर्फ एक ही केस बनाया, अगली बार और भी अच्छी बना दूंगा जो तुम्हें पसंद आ जाए। बाओपिंग कहती है, नहीं, मुझे यही पसंद है। वह बेम्बू केस को उठाकर कहती, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। बाओपिंग को इतना खुश देखकर चैनपिंग भी खुश हो जाता है। उन्हें देखकर मन में कहता है, वाकई एक नेक दिल इंसान फूलों और पेड़ों की तरह खिलता है, हमेशा सूरज की रोशनी की ओर बढ़ता हुआ। कुछ देर बाद चैनपिंग और उसके साथी आगे का सफर शुरू कर देते। वे सब बारिश हो या तो किसी भी जगह नहीं रुकते। इसी सीन के साथ हमारी यह पार्ट यही खत्म होता है। अगला पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सेकंड पार्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।